गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम, स्वागत, खुशामदीद आप सबका इस क्रिकेट चैनल पर जिसका नाम है द गेम एनालिसिस। और गेम एनालिसिस में अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्रिकेट टॉक्स विद डॉक्टर अमित तिवारी, एशिया कप पोस्ट मैच एनालिसिस। एशिया कप में आज ग्रुप ए का ये जो बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला खासकर भारत और नेपाल के दृष्टिकोण से था, उस मैच में भी बारिश का साया रहा। और ये बारिश का साया भारत के खेमे को, भारत के एक्सपेक्टेटर्स को, मीडिया को और उन थिंक टैंक के लोगों को जिन्होंने इस टूर्नामेंट को लेकर, इसके हाइब्रिड मॉडल को लेकर बहुत सारी बातचीत या चिंताएं करने के लिए बातें किया। इसका कारण बहरहाल अलग अलग रहा, लेकिन अभी हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या रहा आज का भारत नेपाल के मैच का मुकाबला और किस तरह से नेपाल ने भारत को 230 रन बना कर दिए, यानी भारत को 231 रन इस मैच को जीतने के लिए बनाने हैं। बहरहाल टॉस भारत ने जीता और टॉस जीतने के साथ ही उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो गेंदबाजी करेंगे। भारत की गेंदबाजी करने का एकमात्र कारण मुझे ये नजर आ रहा था कि भारत अपनी गेंदबाजी को टेस्ट एंड ट्रायल करना चाहता था, क्योंकि वो बल्लेबाजी पाकिस्तान के साथ मैच में ट्रायल कर चुके हैं। हालांकि कोई भी मैच अनटिल वो कंप्लीट नहीं होता, कोई भी टीम इस तरह से या इस वजह से निर्णय नहीं लेती गेंदबाजी करने का कि उन्हें गेंदबाजी को ट्रायल करना है। बहरहाल सूरत हाल यह भी है कि निश्चित तौर पर बारिश का साया इस टूर्नामेंट में, भारत के मैचेस में खासकर रहने ही वाला है, क्योंकि जो वेन्यू है श्रीलंका, वहां पर फोरकास्टिंग है। और इस मैच में भी जैसे मैच शुरू हुआ उसके बाद कुछ अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिला, उसके बाद मैच को बारिश की वजह से रोकना पड़ा और जब मैच रिज्यूम हुआ तो कंडीशंस अलग थी। बहरहाल बात कर लेते हैं भारत के प्लेइंग 11 की। तो भारत का प्लेइंग 11 इस मैच के लिहाज से कुछ भी बदलना नहीं था पिछले मैच के मुताबिक। बहरहाल एक खबर थी जो पर्सनल असाइनमेंट पर या पर्सनल फैमिली रीजंस की वजह से हमें बुमराह की सर्विसेज आज नेशन के लिए नहीं मिल रही थी, तो जाहिर सी बात थी उनको रिप्लेस शामी के द्वारा किया जाना था। हालांकि शार्दुल ठाकुर को लेकर कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्यों नहीं शार्दुल ठाकुर को हटाया गया। शार्दुल ठाकुर एक बैटिंग बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं जो एक अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये एक इंडियन थिंक टैंक का एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इंडिया में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उस वर्ल्ड कप में बहुत अलग अलग किस्म के वेन्यूज होंगे और गेंदबाजी के लिहाज से, चाहे वो स्पिन गेंदबाजी हो, चाहे वो सीम या पेस गेंदबाजी हो या मीडियम पेस गेंदबाजी हो, उस लिहाज से भारत को एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के अलावा चाहिए ही चाहिए, जो क्रंच सिचुएशन में भारत को निकाल सकता है। वापस हम बात करते हैं आज के मैच की। तो इंडिया का प्लेइंग 11 वही था जो पाकिस्तान के साथ हम खेल रहे थे, फर्क इसमें सिर्फ बुमराह की जगह शामी के खेलने का था। भारत ने टॉस जीता और नेपाल को इनवाइट किया कि वो आए और बल्लेबाजी करें। नेपाल ने जो दमखम दिखाया, या ये कहें कि भारत की फील्डिंग, जिस तरह से हम पाकिस्तान के साथ भारत के टूर्नामेंट को लेकर जब हम बात कर रहे थे नेपाल के साथ, तो उनकी फील्डिंग बहुत लचर हम पा रहे थे, वैसा ही अमूमन हमने कुछ आज भारत के साथ देखा। भारत के कुछ यंग गन्स, जिसमें श्रेयस अय्यर, जिसमें विराट कोहली और जिसमें ईशान किशन जैसे धुरंधर फिट जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, उस लिहाज से उन लोगों के हाथ से ऐसे कैच ड्रॉप हुए जिनकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। फिर भी अगर हम गेम से या स्पिरिट ऑफ गेम से लर्निंग नहीं लेते, तो ये कहते हैं ना कि स्टिच ऑन टाइम कैन सेव द नाइन। अगर हम समय रहते कुछ अच्छे तब्दीलियां अपने परफॉर्मेंस के अंदर, अपने इवेंट्स के अंदर या अपने
एग्जीक्यूशंस में नहीं लाते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। क्रिकेट टॉक विद डॉक्टर अमित के इस सेशन में मैं ऑलरेडी आपको पोस्ट मैच एनालिसिस फॉर एशिया कप मैच स्पेशली इंडिया नेपाल के मैच का कर रहा हूँ। पूरे मैच के बाद हम संभवतः फिर से जुड़ेंगे और कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इंडिया के इस मैच में इंडिया की जो पोजीशन है उसको हम बॉलिंग के लिहाज से अगर हम जज करें तो मुझे लगता है पहले 10 ओवर बेहद ही हमने एफर्ट डाले। अगर हम बॉलिंग में भारत की बॉलिंग अटैक की बात करें तो सिराज जिनसे बहुत सारी उम्मीदें थी बुमराह के एब्सेंस में और शामी, तो सिराज ने निराश ही किया। सिराज ने लगभग अपना 10वां ओवर जो कंटिन्यू कर रहे थे उसमें 63 रन दिए और ये 63 रन 230 के अगेंस्ट में दिए हैं। तो मुझे लगता है सिराज पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है टीम को लेकर, क्योंकि सिराज जहां पर भी गेंद कम से कम पहले 10 ओवर में जब डाल रहे थे उनके पहले स्पेल के अंदर, तो बॉल को पेस के अलावा उनके एग्जीक्यूशन लाइन और लेंथ पर सही नहीं थे। क्या कुछ हम पाकिस्तान की टीम से नहीं सीख सकते? खासकर हम उनके पेस बैटरी से, चाहे वो नसीम शाह हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, या चाहे हम कोई और उनके बॉलर की बात कर लें, जिसमें हम हारिस राउफ की बात करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लान जो स्पीड के साथ साथ अपने इंटेंडम को भी क्लियर रखे, लाइन लेंथ उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ डालना है। बहरहाल पहले 10 ओवर में हमने 63-64 रन बोर्ड पर खा लिए थे, कोई विकेट नहीं था और उसके अलावा जो एक बड़ी बात थी 3 लॉलीपॉप कैच ड्रॉप किए। तो ये एक एरिया है जो नेपाल के साथ तो ठीक ठाक लग रहा है, फिर भी हमने मैनेज किया। इफ वी आर गोइंग टू फाइट विद द current situation in the big matches, especially Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, even Afghanistan, बहुत मुश्किल भारत को आ सकती है। और अगर हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत छोटी एरर नहीं है, ये शायद आत्मघाती कोई एस्पेक्ट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इस टूर्नामेंट को देखूं तो मैं पाता हूं कि इंडियन सिनारियोज में हमें चीज़ों को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी गेंदबाजी और फील्डिंग में, साथ ही साथ जब हम इस मैच कॉन्टेक्स्ट को एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम नेपाल के तौर पर देखते हैं तो हम पाते हैं भारत के द्वारा, भारतीय बॉलर्स के द्वारा और फील्डर्स के द्वारा अगर इस तरह से बहुत इजी कैच टपकाए जाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत गहरी होने वाली है। बाद की बात अगर करें तो बाद में भारतीय गेंदबाजों को आसिफ शेख ने बहुत परेशान किया। एक एवरेज प्लस उन्होंने बैटिंग करी जो भारत के लिए शायद एक अच्छा बैटिंग अटैक नहीं रहा कहा जा सकता, लेकिन नेपाल का कैप्टन जो रोहित कुमार हैं उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बहुत प्राइड की बात है कि हम अपने नेबरिंग कंट्री और क्रिकेटिंग जाइंट इंडिया के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात कहने में कोई हिच नहीं है कि ये जो नेपालीज क्रिकेट है ये बड़ी पोटेंशियल रखती है। इसमें इन लड़कों के पास इतना दमखम है जैसे कोई और सब कॉन्टिनेंट की टीम है उसकी तरह। सोमपाल कामी की बात करें तो उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपने देखा होगा, पाकिस्तान के साथ भी इंडिया के साथ भी ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी की। आसिफ शेख ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया। फॉलो विकेट की बात करते हैं, 65 रन पर कोई विकेट पाकिस्तान नेपाल का नहीं था, 77 पर 2 हो गए। उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ इंडिया की तरफ। कुछ रनआउट्स भी हुए इस दौरान, 2 रनआउट से हुए जिनका फायदा इंडिया को मिला। हालांकि अनुभवहीन टीम के तौर पर नेपाल ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया जो मोमेंटम इंडिया ने उन्हें इनिशियली दिया था। 93 पर तीसरा, 101 पर चौथा, 132 पर 5, 144 पर 6, 194 पर 7 और 228 पर 8 और 229 पर 9 और 220 पर 10th विकेट उनका गिरा। जो हमारी तरफ से जो सबसे अच्छे गेंदबाज रहे, मैं उसके तौर पर रविंद्र जडेजा की तारीफ करूंगा। उन्होंने पूरे अपने 10 ओवर डाले और बल्लेबाज के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर तो उनकी अहमियत है ही। रोहित शर्मा को उनमें कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंडिया की वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने 10 ओवर में 40 रन दिए जिनमें से 3 विकेट उन्होंने चटकाए और गेंदबाजी के तौर पर ऐसा लग रहा था कि एक सदी हुई इन टैंडम की गेंदबाजी कर रहे थे।
शार्दुल ठाकुर ने जरूर इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया, लेकिन केवल 4 ओवर डलवाकर कप्तान ने ये बात साबित किया कि वो केवल ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं। फेवरेट डे पर या पिच की सिचुएशन के हिसाब से शार्दुल ठाकुर से गेंदबाजी कराई जाएगी। बहरहाल पंड्या ने भी अपने एशिया कप टूर्नामेंट का एक पहला मात्र विकेट इस वर्ष का ले लिया। उन्होंने 34 रन दिए 8 ओवर फेंक कर, और इस तरह से कुल मिलाकर शामी 1, बुमराह सिराज 3 और शार्दुल 1 और रविंद्र जडेजा 3 के साथ साथ कुल मिलाकर भारत की गेंदबाजी औसत ही रही, क्योंकि अगर ओपोनेंट आपका पाकिस्तान के जैसा होता तो निश्चित तौर पर शायद पाकिस्तानी मीडिया अगर ये कह रहा है, या हमारे मीडिया में भी ये बात चल रही है कि हम पाकिस्तान से कहीं कमतर नहीं थे उस मैच में, शायद सिचुएशंस अगर डीएलएस में कुछ बदलती तो सूरत हाल बदल जाता, मुश्किल हो जाता। लेकिन वो दिन अलग था। वनडे एक अलग सेट ऑफ डे का दिन है, गेम है, और इस दिन में आप जो कुछ करते हो, जो कुछ परफॉर्म करते हो, उसका वो मैटर ज्यादा करता है। बहरहाल अब हम देख रहे हैं बैकड्रॉप में कि किस तरह से श्रीलंका के इस क्रिकेटिंग ग्राउंड में भारत ने कुछ क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स किए। ऑल आउट जरूर उन्होंने पूरी नेपाली टीम को लगभग 48 प्लस ओवर यानी 49 ओवर में किए, तो भारत को 49 ओवर लग गए और नेपाल को आउट करने में। बीच में जो रेन का इंटेंडम था, रेन का जो आना था जिसने भारत के इंटेंडम को तोड़ा, ये वाकई बहुत चिंताजनक था, और इस चिंता में भारत को अपने आप को रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम और भारत के स्पेक्टेटर और भारत का जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है वो एक तरह की फ्रस्ट्रेशन के अंदर था। पाकिस्तान के साथ मुकाबला भले 20 ओवर का होता, लेकिन कंपटीशन होना चाहिए था। राइवलरीज की जो हम बात करते हैं, स्टोरीज इतिहास रचती हैं, और इसमें जब दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो दोनों टीमों पर प्रेशर होता है, और भारत अक्सर प्रेशर में अच्छा खेलता है। शायद हम उस मैच को जीतते और आज का मैच हमारे लिए बहुत इजी होता। बहरहाल 231 रन भारत की बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि क्या हम पोस्ट मैच देखेंगे कि दूसरी पारी हो पाती है नहीं, और अगर डकवर्थ लुईस लागू किया जाता है तो किस तरह के सूरत हाल बनेंगे। जैसा मैंने गेंदबाजी के बारे में बताया, भारत की बल्लेबाजी से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, खासकर कि हमारे टॉप 3 को चलना ही पड़ेगा। अगर ईशान किशन को लेकर बात की जा रही है तो ईशान किशन हमारे लिए अब उस जोन में आ गए हैं जब हम उन्हें शायद टीम से बाहर नहीं देखेंगे। बहुत मुमकिन है कि 5 सितंबर यानी कल हमारा वर्ल्ड कप का टीम स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो जाए। उससे पहले कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि केएल राहुल को अपना फिटनेस भी प्रूव करना पड़ेगा, शायद ना भी करना पड़े। मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि हम एक नेशन की बात कर रहे हैं और एक नेशन के तौर पर वी नीड टू अश्योर कोई एथलीट जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 110% फिट होना चाहिए, और अगर नहीं तो उसकी जगह टीम में नहीं बनती। मुझे लगता है बोर्ड को, सेलेक्टर्स के साथ साथ हमारे टीम मैनेजमेंट को भी ऑनेस्ट होने की जरूरत है, क्योंकि बाद में जब क्रिटिसिज्म होता है मीडिया के द्वारा तो उसको ये लोग टेक केयर करने के लिए तैयार नहीं रहते। वो कहते हैं कि इसे बलि का बकरा बनाया। देखिए 140 करोड़ के देश में अगर कोई एक लड़का अपने देश को प्रेजेंट कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। केएल राहुल माहिर बल्लेबाज हैं, केएल राहुल को अपनी फिटनेस को प्रूव करना भर है। अगर वो फिट है तो डेफिनेटली उनकी टीम में जगह है, लेकिन जिस तरह से बाकी खिलाड़ी काम कर रहे हैं, खासकर हमारी बैटिंग में जो ग्रे एरिया है, मैं समझता हूँ रोहित और विराट की प्रॉब्लम्स अलग किस्म की है, गिल की प्रॉब्लम शायद अलग किस्म की है। जिस तरह से वो फास्ट बॉल अटैक को प्रीमियम तरीके से, उनका जो शायद फुटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा, एग्जीक्यूशन ऑफ फुटवर्क या मोमेंटम हेड आई कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं बन रहा, तो इस पर हेड कोच राहुल द्रविड़ को, जिनको बहुत फेथ है शुभमन गिल पर, और एक बड़ा यूनिक टैलेंट है शुभमन गिल, तो दोनों ही लिहाज से शुभमन गिल को रोहित के फेथ और रोहित को शुभमन गिल के
एरर्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा अगर भारत को अच्छा करना है, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर तो नहीं ही है, लेकिन इससे पहले अगर हमारे पास मोमेंटम अगर बैटिंग में आ जाता है, एक भले हम नेपाल के साथ बात करें, नेपाल से अगर हम ये 230 का टारगेट, अगर बारिश नहीं होती है, मौसम ठीक रहता है, तो हम अगर इजी चेज करें, मोमेंटम अपने पास रखें, तो हमारे लिए अच्छा होगा। चलिए अब हम इंतजार करेंगे कि भारत क्या बारिश से प्रभावित इस गेम में पूरी बैटिंग कर पाएगा या नहीं। इससे पहले कि आप इस तरफ जाएं, थोड़े से दृश्य देख लेते हैं किस तरह से हम श्रीलंका हम एशिया कप में नेपाल के साथ अब तक खेलते आए हैं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें कंटेंट को, ताकि आपको और अच्छा कंटेंट हम दिखा सके। इसके अलावा हमें कमेंट करें, हमसे जुड़े। पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ उम्मीद करते हैं फिर से जुड़ पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।